आपको यही सवाल मिला जुला के पूछे जाते हैं है जहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगता है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगता है। एनर्जी कंजर्वेशन आपको तभी लगाना होता है जब कोई भी आपका फ्रिक्शन नहीं हो, वहां पे कोई भी आपका डिसिपेटिव वर्क डन नहीं हो रहा हो। और वर्क एनर्जी थ्योरम हम तब लगाते हैं जब आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है, राइट। सपोज कीजिए आप या मैं मिलकर किसी ब्लॉक को खींच रहे हैं, तो वहां पे आप लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर वहां पे आपका फ्रिक्शन है तो आप लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। हैव अ वेरी क्लियर माइंड रिगार्डिंग दिस, वेरी वेरी क्लियर माइंड। तो यहां पे मेरे पास है ना बहुत सारे एग्जांपल है ताकि हमारा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। सपोज कीजिए जिसके पास स्प्रिंग है, अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, जमीन पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, आपका ब्लॉक है, V0 स्पीड से आता है और स्प्रिंग को कंप्रेस करता है। हमसे पूछता है कि स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन क्या है। देखिए यहां पे 2-3 सवाल पूछा जा सकता है। सबसे पहला वैरायटी हो सकता है कि स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन क्या है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ब्लॉक यहां पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे मूव कर रहा है, यानी कि देयर इज नो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो रहा है? सो बेसिकली जब ब्लॉक जाएगा, स्प्रिंग को मान लीजिए कि कंप्रेस कर देता है इतना बाय अ डिस्टेंस ऑफ x0। सो बेसिकली स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा और ब्लॉक ने अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी को खो दिया है। तो हम लोग यहां पे इक्वेशन लिखते हैं लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल। वेरी सिंपल इक्वेशन। तब एनर्जी कंजर्वेशन जब लगाते हैं ना, तब कोई दिक्कत नहीं होता, तब आप इसको आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, तो यहां से आप चाहो तो x0 की वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि पूरा का पूरा इसका स्पीड तो जीरो हो गया ना व्हेन इट इज कंप्रेसिंग द स्प्रिंग टू द मैक्सिमम लिमिट। यानी कि ब्लॉक अब और आगे, ब्लॉक इसके आगे नहीं जा सकता। जब नहीं जा सकता यानी कि उसकी स्पीड जीरो हो चुकी होगी। तो हमने यहां पे लगा दिया लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल। दूसरा जो यहां पे वैरायटी होता है, आप चाहो तो पेन एंड पेपर से क्विकली इसको सॉल्व करने की कोशिश भी कर सकते हो। इसके बी पार्ट को, बी पार्ट में हमने क्या बोला कि भैया आपका स्प्रिंग शुरुआत में नेचुरल लेंथ में था। ठीक है, इनिशियली अगर हम बात करें, यानी कि भैया स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो था। आपके पास एक ब्लॉक है जो कि स्प्रिंग को बस कांटेक्ट में है और उसको आपने v वेलोसिटी दिया और आपने इसको धक्का मारा है स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए। लेकिन अब आपका जमीन में फ्रिक्शन भी है, यानी कि अब आपका डिसिपेटिव फोर्स आ गया। डिसिपेटिव फोर्स आ गया है यानी कि अब एनर्जी कंजर्व नहीं है। जितना शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी है, स्प्रिंग कंप्रेस होने के बाद उतना पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। कुछ लॉस हुआ है। लॉस क्यों हुआ है? फ्रिक्शन के वर्क डन के कारण। तो ऐसे सवालों में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें। आंख बंद करके लगाइए वर्क एनर्जी थ्योरम, जो आपको क्या बोलता है? आपको ये कहता है कि भैया नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इसका एक और तरीका हो सकता है लिखने का, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहां पे आपसे मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, आप उसे माइनस डेल्टा यू लिखते हो। क्लैरिटी होनी चाहिए कि सर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो माइनस डेल्टा यू होता है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो? वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के। ठीक है, यानी कि सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। हालांकि मैंने इस इक्वेशन को आपके सामने निकाल के दिखाया है, आपको इसी इक्वेशन को डायरेक्टली लिखना चाहिए एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्विंग करते वक्त। राइट साइड में आपके डेल्टा के और डेल्टा यू होता है और लेफ्ट साइड में आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो सकता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो सकता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, जो भी है आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। सर यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? स्प्रिंग फोर्स। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस था। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। तो सर यहाँ पे जब आपका ब्लॉक इस स्प्रिंग को मान लेते हैं कुछ कंप्रेस किया है, कितना से कंप्रेस कर रहा है? तो हमको सवाल में ये भी बोल दिया है कि 0.06 सेंटीमीटर से स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है। तो जब आपका ब्लॉक सपोज कीजिए यहां तक आ चुका है मूव करता करता, आपका ब्लॉक यहां तक आ चुका है मूव करता करता, अब इसकी स्पीड जो है वो जीरो होगी। तो भैया फ्रिक्शन ने तो नेगेटिव वर्क डन किया, क्योंकि फ्रिक्शन इस पे पीछे लग रहा था। तो सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस म्यू एम जी, ये फ्रिक्शन का फोर्स हो गया है। अब ये मत पूछना कि सर ये कहां से आया है। ठीक है, ये आपका म्यू एम जी फ्रिक्शन का फोर्स हो गया है और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है ब्लॉक का वो है आपका 0.06 मीटर। अभी फिलहाल के लिए हम इसको x ही लिख रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, अब हमें लिखना है डेल्टा के। यहाँ पे डेल्टा के का मतलब है व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पहले हाफ एम बी स्क्वायर था, लेकिन बाद में जीरो हो गया है, यानी कि एनर्जी का लॉस हुआ है। जब लॉस होता है तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, यानी कि सर पूरा का पूरा हाफ एम बी स्क्वायर लॉस हो गया है। डेल्टा यू यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। राइट, ग्रेविटी में तो कोई चेंज आया नहीं है, सेम लेवल पे ब्लॉक मूव किया था, लेकिन स्प्रिंग में कंप्रेशन आया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि स्प्रिंग ने गेन किया है। गेन किया था तो आपने लिखा है प्लस पॉजिटिव हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आप सभी को पता है कि इस पूरे इक्वेशन में आपके पास सारी वैल्यूज है सिवाय इस v के, तो आप इस v को सॉल्व आउट कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद ये आपको 0.4 निकलना आना चाहिए। क्लियर है? ये सिचुएशन है जहां पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है और स्प्रिंग कांस्टेंट के है। स्प्रिंग का ब्लॉक के सरफेस से जो दूरी है वो आपको x0 है। ठीक है, अब हमसे क्या बोलता है कि आपने इस ब्लॉक को रिलीज कर दिया, ये जाता है और स्प्रिंग को कंप्रेस करता है। तो बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। क्लियर है? अब यहां पे अगर तुम ध्यान से सोचो, ये ब्लॉक आएगा और स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। लेट अस से समथिंग लाइक दिस, है ना। तो ब्लॉक ने स्प्रिंग को इस प्रकार से कंप्रेस किया है। अगर हम ध्यान से सोचे तो भैया स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ से वो और नीचे गया होगा। तो मान लेते हैं कि दिस पोर्शन इज योर h। तो हमसे सवाल में h पूछा है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो आपसे यहाँ पे h पूछ रहा है। अब हमेशा इनिशियल और फाइनल कंडीशन को देखिए। इनिशियली ब्लॉक यहाँ पे था और फाइनली जो ब्लॉक है आपको यहाँ पे है, यानी कि ब्लॉक ने जो टोटल हाइट लूज किया है दैट हाइट इज x0 प्लस h।
ठीक है, क्या शुरुआत में ब्लॉक रेस्ट पे था? बिल्कुल सही बात है, शुरुआत में ब्लॉक की स्पीड 0 थी। क्या बाद में ब्लॉक का स्पीड 0 है? बिल्कुल 0 है, तभी तो वो रुक गया होगा। भाई स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कब आता है? जब ब्लॉक आपका रुक गया होगा उस मोमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इक्वेशन में? हम यहाँ पे इक्वेशन में लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, देयर इज नो फ्रिक्शन नथिंग। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भैया ब्लॉक ने ना पोटेंशियल एनर्जी लूज किया है, हम बोलेंगे लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट लूज किया, लेकिन अंततः स्प्रिंग कंप्रेस तो हुआ है, यानी कि स्प्रिंग में एनर्जी का गेन आया है। इट इज ऑल अबाउट योर लेन देन। अगर कोई कुछ खो रहा है तो कोई और कुछ पक्का पा भी रहा होगा। यहाँ पे ग्रेविटेशन एनर्जी खो रहा है वो ब्लॉक, तो सिस्टम क्या गेन किया है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। यानी आप यहाँ लिखोगे कि सर गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। सर व्हाट इज द लॉस इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी? तो वो बच्चा आपका mg इंटू एक्स नॉट प्लस एच है। दिस इज दी लॉस, इतना एनर्जी वो खोया, और इसका इक्विवेलेंट एनर्जी वो क्या पाएगा? तो वो स्प्रिंग में पाएगा। तो हाफ के एच स्क्वायर करना, क्योंकि स्प्रिंग सिर्फ एच से ही कंप्रेस हुआ है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालना नहीं है, ये इक्वेशन बनाना जरूरी सीखना है। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एच में आप एच की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से मेरी बात क्लियर है एकदम यहाँ पे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाजू वाला सवाल देखिए। सर ये क्या बात कर रहे हो, दोनों तो सवाल सेम दिखता है। सेम नहीं है। अब हमसे क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, और ये आपको फिर अच्छा सवाल हो जाएगा, जो कि जेईई मेंस के लायक है ये सवाल। अब इसमें क्या बोलता है कि भैया पहले से ही जो ब्लॉक था वो स्प्रिंग के सरफेस पे रखा हुआ है, ब्लॉक का मास m है, ऊपर से एक ब्लॉक आता है और वो इस कैपिटल नीचे वाले ब्लॉक के साथ कोलिजन करके उसके साथ चिपक जाता है, और उसके बाद दोनों चीज एक साथ मूव करता है स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए। तो अब बताइए स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना है? ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहाँ पे 3 चित्र आपके सामने बनाया जाएगा टू मेक यू अंडरस्टैंड इट परफेक्टली। जब भी आपका एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से टकराता है तो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, एनर्जी कंजर्वेशन पहले नहीं करना है। तो पहले हमको कराना है कि भैया ये दोनों ब्लॉक्स आपस में जब कोलाइड कर चुके थे, उसके बाद ये पूरा सिस्टम किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट। उसके बाद लगाएंगे हम स्प्रिंग का कोई भी यहाँ पे कहानी, राइट? तो भैया पहले तो ये बताइए कि आपका दोनों ब्लॉक का कॉमन वेलोसिटी क्या है। तो उसके पहले ये बताना पड़ेगा कि आपका ये जो ब्लॉक ऊपर वाला ब्लॉक था, जब वो x नॉट डिस्टेंस फॉल किया, इस समय जस्ट टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी? तो भैया जब ये वाला ब्लॉक आपको x नॉट डिस्टेंस फॉल किया है तो उसका वेलोसिटी हो गया होगा √2gx। भैया तो ये वेलोसिटी हो गई है √2gx नॉट। अब यहाँ पे आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि अच्छा इन दोनों का मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी सेम एज इन दोनों का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो बिफोर कोलिजन सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक के पास वेलोसिटी था, दैट इज m इंटू √2gx नॉट, एंड बाद में दोनों एक साथ चिपक के मूव कर रहे, सवाल में ऐसा बोलता है, तो 2m इंटू v, तो यहां से आपको बच्चा v की वैल्यू निकल के आ जाती है, यानी कि gx नॉट बाई 2 अंडर रूट। तो अब यहां से आपका, अब फर्दर आप सोचिए कि सर यहां के बाद क्या होगा कि अब आपका जो स्प्रिंग है ना वो कंप्रेस होना शुरू होगा। अब आपका जो स्प्रिंग है सर वो और फर्दर कंप्रेस होना शुरू होगा। तो मान लेते हैं कि कंप्रेस होते होते ये जो आपका 2m ब्लॉक का सिस्टम है, ये आपको लेट अस से कुछ h डिस्टेंस कंप्रेस हुआ है। ठीक है, अब यहीं पे बच्चे गलती करने वाले हैं। कौन सी गलती? क्या इस समय ये वाला स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है? नहीं, अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में नहीं था, क्योंकि शुरुआत से ही आपका जो स्मॉल m मास है वो इस स्प्रिंग को थोड़ा सा दबा के रखा है। तो शुरुआत से ही स्प्रिंग में भी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका जब एक स्प्रिंग इस प्रकार से रखा हुआ था और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि भैया आपका स्प्रिंग जो होगा ऑलरेडी कुछ डिस्टेंस से कंप्रेस्ड है। वो डिस्टेंस क्या होगा वो आप आसानी से पता कर सकते हैं इस ब्लॉक m का FBD बना के। मान लेते हैं कि स्प्रिंग जो है आपको किसी x1 डिस्टेंस से कंप्रेस था, तो स्प्रिंग ब्लॉक को ऊपर धक्का मार रहा होगा, धरती माई से अपनी तरफ खींच रही होगी, तो हम कह सकते हैं कि भैया kx1 इज इक्वल टू mg, यानी सर शुरुआत से ही स्प्रिंग में एक mg बाई k का कंप्रेशन है। शुरुआत से ही स्प्रिंग में एक mg बाई k का कंप्रेशन है, राइट? अब फर्दर क्या हुआ है, दिस इज द फाइनल सिचुएशन। फर्दर वो h डिस्टेंस और नीचे कंप्रेस हुआ है। अब आप इस वाले फोटो और इस वाले फोटो के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन को लगा देते हैं, जहां पे आप क्या बोलेंगे कि भैया आपका जो ये ब्लॉक था उसके पास v स्पीड थी, फाइनली 0 है, तो आप यहां पे लिखेंगे लॉस इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे टोटल मास इतना है, स्पीड v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू योर, यहाँ पे एक और लॉस हुआ है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस हुआ नहीं है, ये ब्लॉक ने अपना स्पीड 0 किया, एट द सेम टाइम ये जो दोनों ब्लॉक्स है वो h डिस्टेंस नीचे भी फॉल किया है। तो यहाँ पे लॉस में एक और लॉस आएगा, दैट इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। टोटल सिस्टम का मास 2m है और h हाइट लूज किया है, दिस इज द टोटल लॉस। एंड इसके कंपैरिजन में जो टोटल गेन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग के एनर्जी में गेन आया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भैया गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना आया होगा? वो आया है हाफ के h प्लस x1 का स्क्वायर माइनस योर हाफ के x1 का स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग में पहले से ही एक हाफ के x1 स्क्वायर था और बाद में आपका टोटल इतना है, तो जो गेन आया है स्प्रिंग एनर्जी में वो इतना रहेगा। सो बाय सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन आपको स्मॉल h की वैल्यू पता चल सकती है। ठीक है, राइट? चलिए 2019 का सवाल है। अब इसमें भी आपको क्या है, जैसे आपने देखा कि स्प्रिंग है, ब्लॉक है और एक एक्सटर्नल फोर्स है, आपकी बुद्धि उसी वक्त खुल जानी चाहिए कि यहां पे लगाना पड़ेगा अपने को बॉस वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अब इस सवाल में आपसे क्या बोल दिया गया था कि अच्छा ब्लॉक ऑफ मास m lying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of spring constant k। सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। The other end of the spring is fixed as shown in the figure। The block is initially at rest in its equilibrium position। शुरुआत में ब्लॉक रेस्ट पे है, स्प्रिंग में कोई आपको डिफॉर्मेशन नहीं है। अगर हमने ब्लॉक को पुल किया है विद कांस्टेंट फोर्स f, तो बताइए ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? अब ऐसे सिचुएशन में आप एक बात को एकदम ध्यान कर लीजिए कि हमसे जब इस सिचुएशन में मैक्सिमम स्पीड पूछा जाता है, मैक्सिमम स्पीड तब होता है जब सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो। मेरी बात को समझिएगा, आपका स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में था, आप इस पे कैपिटल F का फोर्स लगा रहे हो, अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, राइट? क्या होगा, आपको ये स्प्रिंग सिस्टम जो है स्ट्रेच करेगा और एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे आपका ये जो ब्लॉक है इसका वेलोसिटी जो है वो सर मैक्सिमम हो जाएगा। ये कंडीशन क्या है? वेलोसिटी मैक्सिमम तब होता है जब ब्लॉक पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स और ब्लॉक को पीछे पुल करने वाला जो स्प्रिंग फोर्स है वो बराबर हो जाए, क्योंकि इसके आगे जब फर्दर ब्लॉक मूव करेगा ये तो कांस्टेंट है लेकिन ये वैल्यू बढ़ जाएगी,
यानी आपका ब्लॉक अब रिटार्ड होना शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्पीड तो वहीं पर रहेगा ना जहां पे बॉडी पे नेट फोर्स 0 था। इसी बात को अगर आपने एक बार क्रैक कर लिया, उसके बाद लगाना है आपको वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हमने क्या सीखा? हमने यहां से ये सीखा है कि अच्छा बॉस, ये जो आपका ब्लॉक का एक्सटेंशन आया है या फिर स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आया x0 का, जहां पे आपका ब्लॉक मैक्सिमम स्पीड अटेन किया था, वो x0 आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कि सर ये x0 का मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स शुड बी इक्वल। तो यहां से हमको x0 की वैल्यू पता चल गई है F/K। अब इसके बाद क्या ही है? अब इसके बाद लगाइए वर्क एनर्जी थ्योरम। लगाइए वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम दिस पोजीशन A टू दिस पोजीशन B। क्या लगाएंगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा K। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन किया? एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट आगे के डायरेक्शन में ही हो रहा है, फोर्स के डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा F into x0। डेल्टा U यानी कि व्हाट इज द चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, वो आपको कितना हो जाएगा? हाफ K x0 स्क्वायर। एंड डेल्टा K यानी कि व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। शुरुआत में ब्लॉक रेस्ट पे था, बाद में उसके पास एक भारी मात्रा में वेलोसिटी आ गई है, तो हाफ mv स्क्वायर। खत्म कहानी। अब यहाँ पे क्या ही करना है? आपके पास यहाँ पे x0 की वैल्यू है, आप यहाँ पे F/K, जहां जहां आपको x0 है वहां पे आप F/K लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर लाना हमारा मेन उद्देश्य नहीं है। आपको ये दिखा रहा हूं कि इस एक इक्वेशन से आपका वर्क एनर्जी थ्योरम कितना m2 को, ये आपका m1 है, दिस इज योर m2। आपने जैसे ही उसको रिलीज किया कंप्रेस्ड सिचुएशन से, राइट? अब यहाँ पे आपका m2 दोबारा से पहुंच गया है, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा। ठीक है, आपने m2 को इधर x डिस्टेंस से कंप्रेस किया था, आपने m2 को छोड़ा, वो वापस राइट साइड भागा है। जैसे ही अपना इनिशियल पोजीशन वो अटेन किया होगा, वो अभी राइट साइड v वेलोसिटी से भाग रहा होगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहाँ पे वो रुक तो जाएगा नहीं, वो जैसे ही थोड़ा सा और आगे मूव करेगा, स्प्रिंग में थोड़ा सा इलॉन्गेशन आ जाएगा और इस वाले m1 ब्लॉक को स्प्रिंग दीवार से खींच लेगा। तो यानी कि लिमिटिंग केस की बात करें तो ये वो सिचुएशन है जहां पे m1 ब्लॉक अब दीवार का कांटेक्ट को छोड़ने वाला है। तो इस सिचुएशन की हमसे बात कर रहा है कि इस सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है। यानी कि आपको सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ये v की वैल्यू कितनी है, और वो कैसे पता करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। जब आपने m2 को लेफ्ट साइड कंप्रेस किया था तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो हाफ k x² है, और उसके बाद दोबारा से जब स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ अटेन किया है तो आपका जो m2 ब्लॉक है उसका काइनेटिक एनर्जी आपको हो गया है हाफ m2v²। तो यहां से जनाब आपका जो ये v का वैल्यू है वो निकल के आ जाता है, दैट इज योर √k/m2 मल्टीप्लाइड बाय योर x। और एक बारी सर ये पता चल गया है हमको, उसके बाद तो क्या ही दिक्कत है? उसके बाद लगाइए अपना सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का फॉर्मूला। पता है ना सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? VCM इज इक्वल टू m1v1 प्लस योर m2v2 डिवाइडेड बाय योर m1 प्लस m2। तो यहाँ पे आपका ये वाले का जो v1 है वो तो 0 है, चुपचाप से m2v2 लिखेंगे, यानी कि सर m2 इंटू दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी, सो दिस इज योर √k/m2 इंटू x डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सॉल्व कीजिए, आपका आंसर जो है मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मैच कर जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है कि आपके पास दो ब्लॉक होता है, मान लीजिए दोनों का आपके पास स्पीड है। अब यहाँ पे सीधे शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, डेप्थ में नहीं जाने वाले अपने। यहाँ पे इन सवालों में स्पेशली आप चुपचाप से रिड्यूस्ड मास का कांसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। आपको ऐसे सवालों में कहता है कि स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन या इलॉन्गेशन कितना है। पहला चीज आप ध्यान में रखिए, ऐसे सवालों में जो वैल्यू मैक्सिमम कंप्रेशन की होगी वही वैल्यू मैक्सिमम इलॉन्गेशन की भी होगी। आप इस पूरे सिस्टम को इस वाले सिस्टम से रिप्लेस कर देते हैं, आप इस पूरे सिस्टम को जनाब इस वाले सिस्टम से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि सिंगल एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक का जो आपको मास होता है उसे ही हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास। इसका जो आपको फॉर्मूला होता है वो आपको m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। तो इस सवाल की बात करें तो 3 और 6 kg है, 3 into 6 अपॉन 3 plus 6 बोले तो 2 kg, राइट? तो इस सवाल में आपका जो रिड्यूस्ड मास है दैट इज योर 2 kg, और ये ब्लॉक का जो वेलोसिटी होता है दैट इज योर रिलेटिव वेलोसिटी। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है, सिर्फ पहले का नहीं लेना होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी 4 - 2 होगा। अगर दोनों ब्लॉक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, एक लेफ्ट और एक राइट, तो ऐड कर देते, या फिर एक अगर 4 मीटर पर सेकंड ऐसे होता और 2 ऐसे होता तब भी ऐड कर देते, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 4 - 2, जो कि आपका 2 बच रहा है। अब आप इसको एक नॉर्मल सवाल की तरह ट्रीट करेंगे और बता दीजिए कि यहाँ पे मैक्सिमम इलॉन्गेशन आपका क्या रहा है, वही आपका मैक्सिमम कंप्रेशन भी हो जाएगा। क्या तरीका होगा? सिंपली वही बात है कि इस समय आपका स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, इसके पास वेलोसिटी है, यानी कि जब ये इलॉन्गेट होगा इट विल लूज इट्स एंटायर काइनेटिक एनर्जी। सो हाफ मास में रिड्यूस्ड मास लिखेंगे, हाफ mv² इज इक्वल टू योर हाफ kx²। k की वैल्यू 50 है, x की वैल्यू हमें यहाँ पे सॉल्व आउट करनी होती है, 2 से 2 आपका मर जाएगा यहाँ पे, है ना? ये आपका हो जाएगा 25, यानी कि x इज इक्वल टू 2/5 आ रहा है, यानी कि दिस इज योर 2/5 मीटर्स। बात समझ में आ रही मेरी? सिंपल सा फंडा है, एकदम सिंपल सा फंडा है कि आपके पास यहाँ पे ब्लॉक है और अभी आपने इस ब्लॉक को यानी आपने स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा हुआ है बाय डिस्टेंस ऑफ x। आपने सिस्टम को छोड़ दिया, तो बताइए ये ब्लॉक कहां जाके गिरेगा फ्रॉम दिस बेस पॉइंट A। तो इन सवालों में आपको सबसे देखिए, आपको थोड़ा बहुत तो फीलिंग आ गया है कि भैया इस एज के पास आने के बाद ये जो ब्लॉक है मेरा वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो हमसे ये रेंज की वैल्यू पूछी जा रही है। तो भैया जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो आपको ये जानना होता है ना कि ये वाली वेलोसिटी कितनी है, तभी तो आप लगाओगे रेंज का फॉर्मूला कि भैया टाइम इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और टाइम ऑफ फ्लाइट इस सिचुएशन में होता है √2h/g। फॉर्मूला याद होना चाहिए, मेरे से मत पूछना सर ये कहां से आ रहा है, ना 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 ना, टाइम गया उस चीज का पूछने का हमसे। अब अच्छा, अब देखिएगा मेरी बात, सर ये v जानना है तो वो v कैसे निकालेंगे? अरे भाई साहब तुम फिर से सोचो, इस इनिशियल पोजीशन I से इस फाइनल पोजीशन F तक आने के लिए यहां से यहां तक पे जब आपका ब्लॉक आया है, ब्लॉक इस सिस्टम का स्प्रिंग का एनर्जी लूज हुआ और ब्लॉक ने काइनेटिक एनर्जी गेन किया। कुछ बच्चे हमेशा चैट में पूछते हैं कि सर व्हाट अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो भी तो होगा ना सर mgh। अरे बाबा, लेकिन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाने में क्या ग्रेविटी यानी कि क्या हाइट में चेंज हुआ है? नहीं, तो उसकी बात भी नहीं करेंगे अपने उसकी बात भी नहीं करेंगे। क्या खोया क्या पाया, लेन देन करना है ना? जैसे तुम लोग पैसे का लेन देन करता इतना, तो यहाँ पे आपका क्या 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 खोया? सिस्टम ने खोया है हाफ kx², सिस्टम ने क्या पाया है हाफ mv²। सिंपल होता है, एकदम सिंपल है आपका। तो ये आपको कितना आ जाएगा k/m अंडर रूट यहाँ पे x, और इस v को वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल दीजिए तो आपका रेंज आ जाएगा। बात क्लियर है एकदम? ठीक है,
सर स्प्रिंग इन्वॉल्विंग फोर्स इक्वेशन, यानी कि सिर्फ सर kx का इस्तेमाल करके। तो ये जो आपका सवाल का वैरायटी है वो आपसे 3 से 4 बार पूछा जा चुका है जेईई मेंस के एग्जामिनेशंस में, जहां पे आपसे क्या बोलता है कि भैया सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे कहता है कि पार्टिकल मास m का इट इज फिक्स्ड टू वन एंड ऑफ अ लाइट स्प्रिंग मतलब हल्का मासलेस हैविंग अ फोर्स कांस्टेंट k एंड अनस्ट्रेच्ड लेंथ l, यानी कि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ स्मॉल l है। द अदर एंड इज फिक्स्ड। द सिस्टम इज गिवन एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द फिक्स्ड एंड ऑफ द स्प्रिंग सच दैट इट रोटेट्स इन अ सर्कल इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस। तो बताइए द स्ट्रेच इन द स्प्रिंग इज हाउ मच। स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना आया है रे बाबा। शुरुआत में क्या था कि स्प्रिंग का एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड पे आपने यहाँ पे एक मास इसके साथ अटैच कर दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट k, इसका मास m है। अब आपने इस स्प्रिंग को घुमाना शुरू किया सर्कुलर पाथ में, तो भैया जब सर्कुलर पाथ में घुमाओगे तो स्प्रिंग आपका स्ट्रेच कर जाता है, ठीक है, स्प्रिंग आपका स्ट्रेच कर जाता है। मान लेते हैं कि स्प्रिंग का जो इंक्रीमेंट आया है लेंथ में दैट इज x नॉट, यानी अब स्प्रिंग का टोटल लेंथ हो गया है, शुरुआत में l तो था और अब हो गया है थोड़ा सा उसमें एडिशनल x नॉट। अब ये आपको सर्कुलर पाथ पे गोल गोल घूम रहा है। भैया सर्कुलर पाथ का सवाल जैसे ही जीवन में आ जाता है, एक बात आपका सत्य है कि पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। भैया स्प्रिंग में x नॉट का इलोंगेशन आया था तो वो इस ब्लॉक पे kx नॉट फोर्स लगा रहा होगा और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ग्रेविटी का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि सर kx नॉट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर, और r क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि l प्लस x नॉट। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका जो x नॉट का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है, राइट। चलिए इवॉल्विंग टाइम पीरियड, ठीक है। तो एक बात एकदम ध्यान में रखिए, आपका अगर कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है तो टाइम पीरियड का इक्वेशन आपके पास ये तो निकल के आता ही है। इसको थोड़ा सा और जनरलाइज्ड वे में, अच्छा टाइम पीरियड का ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। आपका स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम लिफ्ट में हो, प्लूटो पे हो, मार्स पे हो, कहीं पे भी हो, टाइम पीरियड 2π/m/k होता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग्स एंड ब्लॉक सिस्टम, राइट। इसके अलावा आप इसको जनरलाइज ऐसे कर सकते थे कि 2π/m की जगह आप लिखिए यहाँ पे रिड्यूस्ड मास और k की जगह आप लिखिए यहाँ पे k इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट सर रिड्यूस मास क्यों, क्योंकि आपसे अगर चाहे तो सवाल में ऐसा भी तो कुछ पूछ सकता था कि एक मास m है, आपके पास यहाँ पे एक स्प्रिंग है k, आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पे एक और स्प्रिंग है, आपके पास यहाँ पे एक और स्प्रिंग है 2k, और सर आपके पास यहाँ पे एक और मास है 2m। तो बताइए इस सिस्टम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो बच्चा तो देख के ही सवाल को एग्जाम में पानी पानी हो जाए, और बिल्कुल जेईई मेंस के रेंज में है, क्योंकि जेईई मेंस को पता नहीं क्यों ये रिड्यूस मास और k इक्विवेलेंट के फॉर्मूले को इस्तेमाल करवाना पसंद है बहुत बार, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी कहानी है कि सबसे पहले निकालेंगे k इक्विवेलेंट, दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k। फिर निकालोगे रिड्यूस्ड मास, क्या लगाते फॉर्मूला m × 2m/m+2m, बोले तो 2m/3। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में डाल दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी सवाल को अगर थोड़ा सा और भयभीत करना हो तो हम लोग चाहे तो एक पानी ले ले और इस पानी के अंदर हम लोग एक स्प्रिंग को ले लेंगे इस प्रकार से और यहाँ पे एक ब्लॉक को अटैच करके बोलेंगे कि भैया हमने ब्लॉक को डिस्प्लेस किया है, ब्लॉक आपको ऐसे चमक कर रहा है। तो बताइए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, तो बच्चा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आंख बंद करके आज भी इतना ही होगा जितना पहले था, क्योंकि इस पे जो बॉइंसी फोर्स लग रहा होगा वो बॉइंट फोर्स कांस्टेंट है इस पे। जब भी आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम किसी एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स के बीच में प्रेजेंस हो, कांस्टेंट वर्ड को ऐसे डबल टिक कर रहे हैं हम, आपका टाइम पीरियड ज्यों का त्यों रहने वाला है, चाहे आपका स्प्रिंग ब्लॉक किसी इंक्लाइन पे हो या फिर कहीं पे भी हो। अगर आपका कांस्टेंट फोर्स है, यहाँ पे mg sin थीटा लग रहा है कांस्टेंट फोर्स, फर्क नहीं पड़ता है, टाइम पीरियड आज भी 2π/m/k ही होने वाला है। जैसे मन करता है सवाल को वैसे देने दो, डराने के लिए सवाल आपको कुछ भी दे देगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, है ना। और आप इन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं डराने के लिए। अगर मेरा मन करेगा कि नहीं आज तो बच्चों को हम डरा के रहेंगे, आज तो हम लोग जो है जनाब बच्चों को हल्का सा डरा के ही रहेंगे, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम आपको बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक स्प्रिंग है, आपके पास यहाँ पे एक स्प्रिंग है, आपके पास यहाँ पे एक ब्लॉक है, आपके पास यहाँ पे एक स्प्रिंग है। बताइए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है आपका, ये आपका m है, ये आपका k है, ये आपका k है और ये भी आपका लेट अस से 2k है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपका ये दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है, k और k जुड़ जाएगा और 2k हो जाएगा। अब ये वाला 2k और ये वाला 2k सीरीज में है, गलत, ये 2k और वो 2k सीरीज में नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अगर हम सर्किट को, हालांकि इसको अगर हम दोबारा से बनाएंगे तो जनाब ये वाला आपका 2k हो जाएगा, ये वाला आपका m तो है ही और यहाँ पे आपका दोबारा से 2k है, ये दोनों फिर से पैरेलल में है, ये दोनों आपका फिर से पैरेलल में है। ध्यान में रखिए इस बात को, सीरीज में कब होगा, जब एक्चुअली लिटरली अगर आपका बैक टू बैक कांटेक्ट हो, ठीक है। ये दोनों फिर से स्प्रिंग पैरेलल में है तो 2k और 2k जुड़ के आपका हो जाएगा 4k। अब लिखिए यहाँ पे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/m/4k, खत्म। तो सिस्टम कैसा भी घुमा के दे दे, ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा के रखना है, राइट। सो आई थिंक आई हैव टच्ड ऑल द वैरायटी ऑफ होता है, समझिए बात को। कैटापुल वाले सवाल आपको 2 बार आ चुके हैं जी में। ये आपका एक ऐसा इलास्टिक होता है, ठीक है। आपने इस इलास्टिक में, ये इलास्टिक यहाँ से फिक्स्ड है और यहाँ से आपका फिक्स्ड है, आपने यहाँ पे एक पार्टिकल को फंसाया और आपने इस इलास्टिक को पीछे खींचा है ऐसे जूम करके, देखिए आपने इसको खींचा 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 पीछे, आपने इसको पीछे खींचा इस प्रकार से, ठीक है। अब आपका सिस्टम ये हो गया बेसिकली। अब आपने इसको पीछे खींचा और आपने इसको छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली बात आपसे सवाल क्या पूछेगा कि बताइए ये पार्टिकल जब आपको जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। सो ये भी आपको एनर्जी कंजर्वेशन ही तो है। आपका जो कैटापुल्ट होता है वो आपका इलास्टिक बैंड है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। आप जब उसको छोड़ते हो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इक्वेशन तो वही होगा जनाब, इक्वेशन तो वही होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। अच्छा सर, सो व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल, मेरी मानो तो हाफ kx² को ही याद रखो। अभी देखो घबराओ मत, अभी बताते क्या होगा। और काइनेटिक में कितना हो जाएगा, हाफ mv²। सर यहाँ पे k कहाँ से आ गया, सर इलास्टिक में स्प्रिंग कांस्टेंट कहाँ से आ गया है। तो बच्चा ये जो आपका सवाल है, ये सवाल आपको आता है सॉलिड्स में, जहाँ पे हम यंग्स मॉडुलस के बारे में जानते हैं। मैंने आपको ये कोरिलेशन रटवाया है, समझाया है, सिखाया है कम से कम 1 लाख मर्तबा कि आपका जो हुक्स लॉ होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि F इज इक्वल टू A इंटू यंग्स मॉडुलस बाय L इंटू x। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो फॉर्मूला होता है, ये स्प्रिंग वाला फॉर्मूला नहीं लगता, F इज इक्वल टू kx। भैया देखिए दोनों आपस में सिमिलर है, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो आपका होता है यहाँ पे, आप उसको लिख सकते हो हाफ इंटू A इंटू यंग्स मॉडुलस बाय L, ये आपका x²। अब आपको सवाल में ना ये सारे डेटा दिए रहेंगे कि आपका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, आपने कितने से उसमें इलोंगेशन क्रिएट किया है, x इज इलोंगेशन, आपका शुरुआत में नेचुरल लेंथ क्या था, सॉल्व कीजिएगा, आपको यहाँ से स्पीड जो है वो निकल के आ जाने वाला है। बोलो।